नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको कक्षा 10 के 9वें अध्याय आनुवांशिकी एवं जैव विकास के 7वें भाग में बताऊंगा कि डार्विनवाद किसे कहते हैं और डार्विनवाद को किसने दिया था और उनके सिद्धांत कौन कौन से हैं। इसके पहले वाले पार्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि लैमार्कवाद किसे कहते हैं और उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था। आइए हम जानते हैं कि डार्विनवाद को किसने दिया था और इसके कौन कौन सिद्धांत होते हैं। डार्विनवाद को चार्ल्स डार्विन, जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। वे प्रकृति प्रेमी थे, नेचर में उनको बड़ा ही दिलचस्पी थी, प्रकृति में उनको बड़ा ही अच्छा लगता था और भूविज्ञान पर भी उन्होंने अपनी अनेकों पुस्तकें लिखी थी। जो डार्विन थे वह इंग्लैंड के एक प्रकृति प्रेमी थे, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे और उनकी सरकार ने, इंग्लैंड की सरकार ने 21 वर्ष की उम्र में उन्हें एक सर्वेक्षण कार्य करने हेतु जहाज दिया था। उस जहाज को बीगल कहा जाता है। बीगल नामक जहाज उन्हें उपलब्ध कराया था ताकि ये अपने सर्वेक्षण कार्य को कर सके। इनके सहयोग के रूप में अल्फ्रेड रसेल वेलेस नाम के वैज्ञानिक भी थे और इन दोनों ने मिलकर डार्विनवाद को दिया था। अल्फ्रेड रसेल वेलेस जो थे वे माल्थस के आबादी संबंधी लेख से प्रभावित होकर और एक लेख लिख के और डार्विन को भेजा था और डार्विन ने दिया था। आइए अब देखते हैं इनके परिचय के बारे में। डार्विनवाद, डार्विनिज्म परिचय देखेंगे। चार्ल्स डार्विन, इनका जन्म सन 1809 में हुआ था। जन्म इनका 12 फरवरी सन 1809 में इंग्लैंड के श्रूसबेरी में हुआ था। इनका पूरा जीवन काल 1809 से 1822 तक है और इंग्लैंड की सरकार ने इन्हें विश्व सर्वेक्षण जहाज, सर्वेक्षण कार्यों के लिए जिस जहाज को दिया था, विश्व सर्वेक्षण जहाज, उसका नाम है HMS बीगल, HMS बीगल। और इनकी एक पुस्तक थी और इनकी पुस्तक का नाम था प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति, जो सन 1859 में प्रकाशित हुई थी। इनके सहयोग के रूप में एक और वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड रसेल वेलेस। इन्होंने सन 1858 में TS माल्थस के आबादी लेख से प्रभावित होकर और एक लेख लिख के डार्विन को भेजा था। इनके लेख को जीवों की किस्मों में मूल दशा से अनिश्चित रूप से बदल जाने की प्रवृत्ति कहा जाता है और सिद्धांत जो डार्विनवाद का है वह है योग्यतम की उत्तरजीविता अर्थात प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। डार्विनवाद के परिचय के बाद हम जानेंगे डार्विन के सिद्धांतों को। डार्विन के सिद्धांतों को वेलेस चार्ट के आधार पर कैसे बताया गया है उसको हम लोग देखेंगे। कैसे डार्विनवाद को वेलेस ने एक चार्ट के माध्यम से दिखाया है। सबसे पहले देखेंगे कि वेलेस चार्ट के आधार पर डार्विनवाद की व्याख्या। इसके प्रमाणिक तरफ दो खानों में बांटा गया, एक तरफ प्रमाणिक तथ्यों को रखा गया, एक तरफ निष्कर्षों को देखेंगे। सबसे पहला का पहला प्रमाणिक तथ्य है जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। दूसरा है प्रत्येक जीव जंतु की संतुलित आबादी। इन दोनों से जो रिजल्ट निकलता है, जो निष्कर्ष निकलता है, उसको कहते हैं हम लोग जीवन संघर्ष। और जीवन संघर्ष यहाँ ख का पहला बिंदु है, जीवन संघर्ष और विभिन्नताएं एवं इनकी वंशागति। इनसे जो निष्कर्ष निकलता है उसे योग्यतम की अतिजीविता कहते हैं। और ग देखेंगे कि योग्यतम की अतिजीविता और वातावरणीय दशाओं में निरंतर परिवर्तन, इनसे जो निष्कर्ष निकलता है वो है नई जीव जातियों की उत्पत्ति। अर्थात जो प्रमाणिक तथ्य हैं, दो तथ्यों को मिला के एक निष्कर्ष, और जो यह निष्कर्ष निकलता है वह ख का पहला तथ्य होता है। इसी तरह से ग में जो निष्कर्ष निकलता है वही अंतिम निष्कर्ष होता है और योग्यतम ख वाला निष्कर्ष ग का पहला तथ्य होता है। इस प्रकार से वेलेस चार्ट को हम बता दिया। वेलेस चार्ट के प्रत्येक बिंदुओं को बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। डार्विनवाद का पहला प्रमाणिक तथ्य है जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। अर्थात प्रत्येक जीवधारी में अपनी पीढ़ी को वंशागत बनाए रखने के लिए अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है। कोई भी ऐसा जीवधारी नहीं होता जिसके अंदर यह क्षमता नहीं होती है। हाथी में संतान उत्पत्ति की दर सबसे कम होती है। एक हथिनी औसतन 30 से 90 वर्ष की आयु में केवल 6 संतानें उत्पन्न करती है। एक मादा एस्केरिस लगभग एक बार में 2.5 करोड़ अंडे देती है। इसी प्रकार से एक कवक लगभग 10 खरब बीजाणु उत्पन्न करता है। ऐसे ही प्रत्येक जीवधारी के अंदर अनेकों अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है।
इसके बाद जो दूसरा प्रमाणिक तथ्य है वह है प्रत्येक जीव जाति की संतुलित आबादी। हम लोग देखते हैं कि एक वृक्ष पे जितने फूल लगते हैं वो सभी फलों में परिवर्तित नहीं होते। एक ही व्यक्ति की सभी संतानें जीवित नहीं रहती। एक ही हाथी की जो 30 से 90 वर्ष की औसतन संतानें क्षय हो जो उत्पन्न होती हैं वो सभी जीवित नहीं रह सकती है। इसी प्रकार मादा एस्केरी जो एक बार में 2.5 करोड़ अंडे देता है वह सभी अस्थायी सभी जीवित नहीं रह पाते। किन्हीं न किन्हीं वातावरणीय कारकों से वह नष्ट होते रहते हैं, समाप्त होते रहते हैं, क्योंकि उनमें रेखागणित अनुपात में बढ़ने की क्षमता नहीं होती है और वातावरणीय कारक उसमें समाप्त होते हैं। देखेंगे यहाँ से एक जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। प्रत्येक जीवधारी में अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की अपार क्षमता होती है। उदाहरण के तौर पर एक कवक 7 खरब बीजाणु बनाता है। एक मादा एस्केरिस एक बार में 2.5 करोड़ अंडे देती है। एक हथिनी 30 से 90 वर्ष की आयु में औसतन 6 संतानें उत्पन्न करती है। दूसरा जो तथ्य है वह है प्रत्येक जीव जाति की संतुलित आबादी, अर्थात पृथ्वी पर प्रत्येक जीव जातियों की क्या होती है, संतुलित आबादी होती है। और क्योंकि अनेकों सदस्य जो होते हैं इसके किसी न किसी कारण से समाप्त हो जाते हैं, चाहे वह कारण कोई भी हो। अब हम जानेंगे कि तीसरा जो तथ्य है, प्रमाणिक तथ्य, वह है जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष दूसरा जो प्रमाणिक तथ्य है वह है जीवन संघर्ष, यानी प्रत्येक जीवधारी को अपना जीवन यापन करने के लिए जीवन संघर्ष करना पड़ता है। और जीवन संघर्ष 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का जीवन संघर्ष जो होता है वह होता है सजातीय, दूसरा होता है अंतरजातीय और तीसरा होता है वातावरणीय। सजातीय संघर्ष का मतलब होता है कि एक ही प्रकार के जाति के बीच समझ, जैसे हम लोग मानव हैं तो मनुष्य के बीच मनुष्य के द्वारा ही रोटी कपड़ा मकान के लिए हम लोग को नौकरी की तलाश करनी पड़ती है, अर्थात हमको पढ़ना पड़ता है, तो जीवन संघर्ष करना पड़ता है। दूसरा जो होता है अंतर जातीय, अर्थात 2 अलग अलग जातियों की, मान लीजिए हम लोग हैं और एक जीवाणु है, उससे हम लोगों को रोगों से रोग फैलाता है, उससे बचने के लिए हम लोगों को उससे संघर्ष करना पड़ता है। तो इस प्रकार का जो संघर्ष होता है वह होता है अंतरजातीय संघर्ष। और तीसरा जो होता है वह वातावरणीय दशाओं का होता है, जैसे बरसात, जाड़ा, गर्मी, वायु वेग आदि से भी हम लोग संघर्ष करते हैं। इस प्रकार का संघर्ष होता है वातावरणीय संघर्ष। अर्थात प्रत्येक जीवधारी में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है और फिर भी जीव जंतु की संतुलित आबादी होती है, क्योंकि जीवन संघर्ष होता है। और जीवन संघर्ष के बाद जो उत्पन्न जातियां होती है वो अपने जनक से बिल्कुल अलग होती हैं, उनमें विभिन्नताएं होती हैं और वे विभिन्नताएं वंशागत होती है। देखते हैं हम लोग जीवन संघर्ष को। जीवन संघर्ष 3 प्रकार का होता है। सजातीय, एक ही जाति के सदस्यों में समान आवश्यकताओं के कारण जो संघर्ष होता है उसे सजातीय जीवन संघर्ष कहते हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान के लिए जो संघर्ष किया जाता है। दूसरा है अंतर जातीय संघर्ष, इसमें विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच आक्रमण और सुरक्षा के कारण जो संघर्ष होता है उसे अंतरजातीय संघर्ष कहते हैं, जैसे रोगाणु और जीवाणुवादी द्वारा। तीसरा है वातावरणीय संघर्ष, सर्दी गर्मी वर्षा बाढ़ सूखा वायु वेग आदि से जो संघर्ष होता है उसे वातावरणीय संघर्ष कहते हैं। और इस जीवन संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो जीवधारी बचता है उसमें एक स्पेशल गुण होता है, वह विशेष प्रकार का होता है और उसे नई जीव जाति की उत्पत्ति होती है और उसमें अलग अलग लक्षण होते हैं, अर्थात विभिन्नताएं एवं इनकी वंशागति। जो दूसरा प्रमाणिक तथ्य है वह है जीवन संघर्ष से उत्पन्न जातियों में विभिन्नताएं होती हैं और वह वंशागत भी होता है। डार्विनवाद का अगला बिंदु है योग्यतम की अतिजीवता या नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। डार्विन ने अपने अगले बिंदु में बताया है कि जीवन संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो जीव बचते हैं उनमें विभिन्नताएं होती हैं और विभिन्नताओं के साथ साथ एक नए जीव का निर्माण होता है। वह जीव जो होता है वह जीव का चयन प्रकृति करती है, यानी जो योग्य होता है वही जीवधारी जीवित बचता है। इसी को प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। देखेंगे इसमें डार्विन के अनुसार योग्यतम सदस्य वे होते हैं जो सफल जीवन व्यतीत करते हैं और स्वस्थ संतानें उत्पन्न करके वंश या जाति को चलाने में अधिक योगदान देते हैं। अर्थात ऐसे जीवधारी जो जीवन संघर्ष के परिणाम स्वरूप जीवित बचते हैं वही योग्य होते हैं और वही अपनी नई पीढ़ी को चलाते हैं। जो जीव योग्य नहीं होते हैं वो अपने जीवन को नहीं चला पाते हैं और उनका धीरे धीरे लोप हो जाता है। अगला बिंदु है वातावरण में परिवर्तन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वातावरण में सदैव परिवर्तन होते रहते हैं, भौगोलिक दशाएं हमेशा बदलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप
अनेक जीवधारियों में परिवर्तन होते रहते हैं, वातावरण के अनुसार हमको ढलना पड़ता है। जो जीवधारी नहीं ढलते हैं उनको प्रकृति चयन नहीं करता है और उनकी विलुप्ति हो जाती है। अब हम जानेंगे कि डार्विनवाद का उदाहरण। डार्विन के अनुसार जो उनका उदाहरण था वो जिराफों का था, जैसा कि लैमार्क ने दिया था। डार्विन भी जिराफों के उदाहरण के द्वारा ही अपने प्रमाणिक तथ्यों को स्पष्ट किए थे। डार्विन के अनुसार जिराफ जो थे इस धरती पर छोटी गर्दन और बड़ी गर्दन दोनों वाले थे। जिराफों में जब भौगोलिक परिवर्तन हुआ तो वातावरणीय दशाएं चेंज हो गई और धरती से जब घास पुष्ट नष्ट हो गए तो छोटी गर्दन वाले जो जिराफ थे वे जो घासों को खाते थे उनको घास नहीं मिला और भोजन के अभाव में उनकी मृत्यु होने लगी और धीरे धीरे उनका लोप हो गया। किंतु बड़ी गर्दन वाले जो जिराफ थे उनका वे पेड़ों की पत्तियों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे और वे अपनी पीढ़ी को बनाकर और अपना जीवन भी बचाने में सफल रहे। इसी तरह से जीवन संघर्ष के द्वारा नए जिराफ की उत्पत्ति हुई जो केवल ऊंची गर्दन वाले थे। देखेंगे जिराफ के उदाहरण में हम लोग कि अफ्रीकी जिराफ छोटी गर्दन और लंबी गर्दन दोनों तरह के थे, किंतु भौगोलिक परिवर्तन के कारण जब पृथ्वी से घास फूस नष्ट हो गए तो छोटी गर्दन वाले जिराफ भोजन के अभाव में नष्ट हो गए और धीरे धीरे लुप्त हो गए। किंतु बड़ी गर्दन वाले जिराफ पेड़ों की पत्तियों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे और अपनी अगली पीढ़ी को उत्पन्न किए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।